नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सीट बंटवारे पर राज। ये इसलिए भी क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर ऊहापोह की स्थिति अब उत्पन्न हो गई है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली पराजय के बाद से पार्टी बैकफुट पर है और इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों का उत्साह चरम पर है। विशेषकर समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव भाला साहब ठाकरे गुट महाराष्ट्र चुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर काफी उछल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और शिवसेना यूबीटी के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ तोलमोल करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र चुनावों में 12 सीटें हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। इसके लिए अखिलेश यादव ने शुक्रवार से महाराष्ट्र का दौरा भी शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में एमवीए में सीट के लिए मारामारी इस सीमा तक पहुंच गई है कि समाजवादी पार्टी के नेता अकेले ही चुनाव लड़ने की धमकी भी देने लगे हैं। अखिलेश की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब एमवीए ने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 260 सीटों के लिए समझौता कर लिया है और अगले 2 दिनों में एक समझौते को अंतिम रूप देने की संभावना है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मुंबई की 36 विधानसभा सीटों के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। इस फॉर्मूले के अनुसार शिवसेना यूबीटी को 18 सीट, कांग्रेस 15 से 17 सीट और बाकी सीटें एनसीपी शरद पवार और छोटे सहयोगियों के पास जाएगी। लखनऊ में अखिलेश ने पत्रकारों से कहा, मैं शुक्रवार को महाराष्ट्र जा रहा हूं। हमारा प्रयास होगा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें। हमने सीटों की मांग की है और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक हैं वहां हमें और सीटें मिलेंगी। हम गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे। यादव शुक्रवार को मालेगांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और अगले दिन धूले में भी सभा होगी। एसपी नेताओं को उम्मीद है कि विपक्षी गठबंधन के साथ महाराष्ट्र चुनाव लड़ने से वोटों के विभाजन से बचा जा सकेगा और साथ ही यह एसपी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की संभावनाओं को भी बढ़ाएगा। पर एसपी नेता अबू आजमी धमकी देने के अंदाज अब दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उम्मीदवारों की सूची जारी करने से पहले एसपी को विश्वास में लेना चाहिए और सीट बंटवारे पर जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था कि एसपी से बातचीत किए बिना किसी भी एमवीए पार्टी के लिए सूची जारी करना गलत होगा। पर अबू आजमी की पार्टी ने यूपी में बिना कांग्रेस से पूछे उपचुनावों के लिए कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी है। इतना ही नहीं, जिन सीटों पर कैंडिडेट नहीं घोषित किए हैं वहां पर बीजेपी इतनी मजबूत है कि वहां न कभी समाजवादी पार्टी जीत सकती है और न ही कांग्रेस। समाजवादी पार्टी जो सीटें देने चाहती है वो ऐसी सीटें हैं जहां वो जानती है कि पार्टी जीत नहीं सकेगी। पर अपने समाजवादी पार्टी जो सीटें मांग रही है महाराष्ट्र में, उसमें 2 सीटें तो ऐसी है जहां कांग्रेस के विधायक हैं और अधिकतर सीटें मुस्लिम बहुल है, जहां से कांग्रेस या एनसीपी कोई भी कैंडिडेट खड़ा कर दे तो उनकी जीत सुनिश्चित है। अखिलेश यादव 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में चाहते थे कि वे सीट जिन पर पिछले विधानसभा चुनावों में पार्टी कैंडिडेट जीते या दूसरे स्थान पर रहे, वहां उनकी पार्टी के नेता चुनाव लड़ें। पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को भाव नहीं दिया। आनन फानन में समाजवादी पार्टी ने भी 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी। 2018 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी बिजावर सीट जीतने में कामयाब हुई थी। 6 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर रही। समाजवादी पार्टी चाहती थी कि इन 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़े। अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच फोन पर कई राउंड की बातचीत हुई। फिर तय हुआ था कि कम से कम 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं, पर वो भी नहीं मिली। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अखिलेश यादव को छुटभैया नेता तक कह दिया। फिर अखिलेश यादव ने बदले में कई सीटों पर कांग्रेस का काम खराब कर दिया था। इसी तरह इस साल संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव चाहते थे कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें मिले, पर ऐसा हो न सका। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने बयान में समाजवादी पार्टी को कमतर बता दिया। फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के नेता बैकफुट पर पहुंच गए। इंडिया गठबंधन के नेता यह कहने लगे कि अगर कांग्रेस ने अपने सहयोगियों, विशेषकर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को भाव दिया होता तो यह हश्र न होता। इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है।
आम आदमी पार्टी के मिले वोट इस बात की गवाही देते हैं कि आम आदमी पार्टी को गठबंधन से बाहर रखना कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। इसी तरह अगर अहिरवाल एरिया में समाजवादी पार्टी को टिकट दिया गया होता तो बीजेपी के कुछ वोट कम हो ही गए होते। तो क्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले उपचुनाव खास तौर पर फोकस इसी एरिया पर रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की पैठ इन एरियाओं पर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अब बेटर नेगोशिएशन के पोजीशन में है, कांग्रेस को बैकफुट पर रहना पड़ रहा है। तो अब यह जो फॉर्मूला निकल कर आएगा उस फॉर्मूला में कई पेंच हैं। क्या सब कुछ सामान्य तौर पर ठीक ठाक रहेगा तभी पूरी शक्ति के साथ विपक्षी दल चुनाव लड़ सकते हैं, अदरवाइज फिर अगर कोई एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाएगा वोट कटेंगे और उसका खामियाजा विपक्षी पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। ऐसे में अब सीट बंटवारे पर जो रार की स्थिति उत्पन्न हुई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या टेबल पर सब कुछ ठीक ठाक से बात नहीं हो पाया, अगर हो पाया तो फिर सिर्फ अट्टवल की नौबत क्यों आ रही है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जो 10, अब तो खैर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें भी यदि समाजवादी पार्टी को देखें तो उन्होंने पहले ही 6 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया था और अब यह बात निकलकर सामने आई कि 7 पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, 2 सीटें उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का मन बनाया है। तो आखिर यह स्थिति फॉर्मूला को लेकर एक समझौता और उस समझौते के बूते पर नैया पार होने का दाव, यही है असल में अब चुनाव। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा साहब जुड़े हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ तमजीद अहमद साहब भी जुड़ जाएंगे कांग्रेस की तरफ से, और अशोक कुमार तिवारी साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता जुटेंगे। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले रत्नेश मिश्रा साहब आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। मज़ा तो खूब आ रहा होगा आपको, क्यों? क्योंकि अब जो सिर्फ अट्टवल की स्थिति हो गई है उत्पन्न कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, और यही 2 हैं ऐसी पार्टियां जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा डेंट दिया था लोकसभा चुनाव में, और आप अपनी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं बीजेपी की यदि बात करें तो। ऐसे में आप इस रसाकशी को कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि यही रसाकशी सिर्फ अट्टवल हरियाणा में भी कांग्रेस के हार का कारण बनी, और आने वाले समय में आपको क्या आसरा नजर आ रहा है इसका? मिश्रा साहब। सुन पा रहे हैं आप हमें मिश्रा साहब? चलिए ठीक है, मिश्रा साहब के साथ हम फिर से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच तमजीद अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है अहमद साहब आपका भी। और सबसे पहला सवाल, अब देखिए जो बीत गई सो बात गई। हरियाणा में क्या हुआ सबको पता है, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था यह भी सबको पता है। अब ऐसे में अब जहां जो पार्टी मजबूत रहेगी वहां वो स्वाभाविक है थोड़ा सा बेटर बार्गेनिंग कैपेसिटी में तो रहती ही है। तो फिर अब इस तरह की, चूंकि अब चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, अभी की कोई भी सिर्फ अट्टवल आपको नहीं लगता कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए भारी पड़ेगी? वह भी तब जब एक ऐसी अप्रत्याशित हार का सामना कर अभी आप निकले ही हैं। आपको तो यह चाहिए कि सब कुछ ऑल इज वेल तरह रहे और थोड़ा कम बेसी भी हो तो चीज़ें सुधर जाएं। फिर इस तरह की बात अजय राय साहब बोलते हैं कि नहीं अभी कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं आया है। अविनाश पांडे साहब भी उसमें थोड़े नरम हैं। समाजवादी पार्टी बोल दी है कि हम 2 सीट दे रहे हैं। क्या इससे सब कुछ ठीक ठाक है या फिर अभी भी कोई कंफ्यूजन है अहमद साहब? कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग इस बात को शुरू से कहते आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव को लड़ेगी। इस पे ना तो कभी कोई कंफ्यूजन था, ना आज कंफ्यूजन है, ना आगे कंफ्यूजन रहेगा। हाँ, सीट की जो आप लोग बात कर रहे हैं बार बार, हाँ, जब ये चीज निश्चित है कि हम लोग गठबंधन में लड़ेंगे, कौन कितनी सीट पे लड़ेगा, समाजवादी कितने पे लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी कितने पे लड़ेगी, इसका फैसला हम लोग कर लेंगे और आप लोगों को बता देंगे। जब ये चीज निश्चित है और सुनिश्चित है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी, तो कंफ्यूजन की तो कोई स्थिति नहीं है। यहाँ तो सीट की बात ही नहीं हो रही तो है। अहमद साहब कंफ्यूजन भी तो आप ही के नेता ना क्रिएट करते हैं। अब बताइए, समाजवादी पार्टी बोल रही है कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है,
कांग्रेस कहती है कि नहीं, अभी कोई फाइनल कंफर्मेशन नहीं है सीट अलॉटमेंट को लेकर। नहीं, निश्चित रूप से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब तक हम लोगों ने कोई बताइए। आधिकारिक सूचना ना तो आपको समाजवादी पार्टी ने दिया है, ना तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। यही तो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करता है नहीं, जनता के मन में। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। हाँ। जब हम ये लोग ये बार बार कह रहे हैं कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये कोई बहुत बड़ा मसला है ही नहीं कि कौन कितनी सीट पे लड़ेगा। हाँ। सिंबल किसका कहां पे होगा ये फैसला हो जाएगा। 9 सीटें हैं, 10वीं सीट पे भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं जुटा पाई चुनाव कराने की, इस वजह से वहां नहीं हो पा रहा है। हाँ। 9 सीटों पे है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, चाहे वो सपा के सिंबल पे हो चाहे कांग्रेस के सिंबल पे हो, इंडिया गठबंधन पक्ष मिलकर उनको चुनाव लड़ाएगा और चुनाव जिताएगा। ये बॉटम लाइन है। अब इस पे हम लोग कुछ भी कितनी भी बात कर ले, ना तो कोई कंफ्यूजन है, ना तो किसी भी तरीके का मतभेद है, ना किसी भी तरीके का मनभेद है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग मिलकर चुनाव में लड़ेंगे। कौन कहा किसका क्या सिंबल होगा ये भी फैसला 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। और सीट जितनी मिलेगी उतने में काम चल जाएगा ना। निश्चित रूप से 9 सीटें ही तो है। 10वें पे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। 9 ही सीटें हैं, 9 सीटों पे इंडिया गठबंधन लड़ेगा। इससे ज्यादा तो ना सीट हो सकती ना है इस वक्त। तो सात पे तो एसपी ने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए, तो 2 ही बची आपके खाते में। अभी फैसला हो जाएगा, आधिकारिक रूप से फैसला हो जाएगा, आधिकारिक रूप से इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको देंगे। ठीक है, ओके। साथ में लड़ेंगे ये निश्चित है। ओके, साथ में लड़ेंगे ये निश्चित है, और यही बड़ी बात है। रत्नेश मिश्रा साहब, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संभवतः हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो यह सवाल आपके लिए ही है कि क्या आपको मजा आ रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो ये र्यूमर्स तैर रहे हैं हवा में कि भाई सीट बंटवारे को लेकर कुछ अभी फॉर्मूला फाइनल स्टेज में नहीं आया है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। हालांकि अहमद साहब कह रहे हैं कि लड़ेंगे तो साथ ही, तो इसको आप कैसे देखते हैं विज़ाविज़ तब जब बतौर भारतीय जनता पार्टी आप तो बिल्कुल फुल स्ट्राइक के साथ बैटिंग करने लगे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब का एक अहम मीटिंग भी है इन तमाम उपचुनावों को लेकर के। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ तो सब ऑल इज वेल है, आरएलडी को आपने एक सीट दे दी, निषाद पार्टी को तो वो भी नहीं मिला, तो इस मामले में बीजेपी की बार्गेनिंग कैपेसिटी तो बेटर है ही। मिश्रा साहब। कुणाल जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्ट को, देश की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए कुणाल, जो 10 सीटों का उपचुनाव है जिसमें 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, और अभी मैं सुन रहा था बार बार कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं जुटा पा रही। मामला माननीय न्यायालय में है, और वहां के विधायक गोरखनाथ जी ने जो पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में, उसको जब उन्होंने वापस लेने का ऐलान किया तो समाजवादी पार्टी के वकील ने, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के वकील ने पिटीशन को वापस लिए जाने का विरोध किया। अब पता नहीं क्यों समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के वकील पिटीशन को वापस लिए जाने का विरोध कर रहे हैं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ने पिटीशन वापस लेने की बात कह दी है, और जैसे ही पिटीशन वापस होगी वहां पर भी इलेक्शन कमीशन चुनाव करा देगा। तो ये समाजवादी पार्टी अपने तंजीम अहमद जी अपने साथी दल के नेता से पूछे कि उनकी पार्टी का प्रत्याशी पिटीशन के वापस किए जाने का विरोध कर रहा है कोर्ट में। और दूसरी देखिए, हमारी एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और पूज्यमान्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश के जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, उसमें विकासवादी एजेंडे के साथ, राष्ट्र प्रथम के एजेंडे के साथ तथा अपराध और अपराधी के खात्मे के एजेंडे के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है कुणाल जी, वो अपराध बढ़ाओ, अपराधी बचाओ, दंगा करवाओ, मुस्लिमों से हिंदुओं की हत्या करवाओ, जात के नाम पर हिंदुओं को तोड़ो के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि इनका संविधान और आरक्षण का मुद्दा तो झूठा साबित हो गया, क्योंकि 6 महीने के आसपास केंद्र सरकार के होने वाले हैं, और ना तो संविधान पर कोई खतरा उत्पन्न हुआ, ना आरक्षण पर कोई खतरा उत्पन्न हुआ। तो ये लोग तो सोचे कि सीट शेयरिंग के साथ साथ इनके मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अभी बहराइच दंगे पर हिंदुओं की खिलाफत की है समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने खुले तौर पर, उससे प्रदेश का बहुसंख्यक वर्ग पूछना चाहता है कि गोपाल मिश्रा की हत्या पर चुप रहने वाले ये लोग क्यों अपराधियों के इनकाउंटर पर अपने बिलों से निकलकर तुरंत बिलबिलाने लगे और चिल्लाने लगे। क्या गोपाल मिश्रा को 22 गोली मारने वाले लोगों को के इनकाउंटर पे इनको दुख होता है? तो फिर मिश्रा साहब, आप वही समाज में ध्रुवीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज लीजिएगा क्या बहराइच का? समाज में ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई बोल रहे हैं। हाँ। अगर उन्होंने झंडा उतार कर गलत किया तो हत्या करना उसका जवाब नहीं हो सकता। हाँ। आप वहाँ पुलिस मौजूद थी, आप उसको पकड़ते, आप पुलिस को सौंपते, जो भी विधिक प्रक्रिया होती है उसका पालन करके उसको यही दंडित तो किया बात जाता है, प्रशासन पुलिस के ऊपर ही तो सवाल उठते हैं, ना कोई किसी का सस्पेंशन हुआ ना ट्रांसफर, फिर काहे की कार्रवाई? इसका मतलब सब कुछ बढ़िया है। अरे क्यों नहीं हुआ? वहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे उनको सस्पेंड किया गया, माटी के जो थाना अध्यक्ष थे उनको सस्पेंड अरे किया गया। बड़े अब नामों वो के लोग बारे में अपने बताइए ना साहब, छोटे वालों पे तो तलवार खींची जाती है।
अब एक चीज बताइए, ग्राउंड पे भीड़ को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी थाने की होती है कि सीधे सीधे डीजी को उतार दिया जाता है कि जाइए आप कंट्रोल करिए। जब स्थिति उस गड़बड़ होती है तो आपका चैनल है, आपके चैनल का जो बेस्ट कोऑर्डिनेशन है उसको सीधे तो नहीं बता देंगे ना कि जाके भैया शो होस्ट करो आप। तो आपको लग रहा है ना कि पॉलिटिकल माइलेज आपको मिलेगा अब इस मुद्दे पर? नहीं, देखिए हम कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं ले रहे, बस हम ये कह रहे हैं। आपने जिक्र किया इसलिए मैंने बोला। नहीं, मैं बिल्कुल जिक्र करेंगे, क्यों भाई? हिंदुओं की लाइफ मैटर नहीं करती क्या? हिंदुओं का जीवन मैटर नहीं करता ना? हाँ, तो फिर यही है ना, यही तो बात है पॉलिटिकल मैनेज। तो इसका मतलब आपको लग रहा है ना कि 10 में से 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उन 9 सीटों पर अब आपको फायदा होगा और आप पूरा 100% स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करेंगे। मैंने शुरू में ही कह दिया कि हम अपने विकासवादी एजेंडे और राष्ट्र प्रथम के एजेंडे के साथ चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। और उसमें जनता डिसाइड करेगी कि किसके साथ जा रही। अभी आप देखिए, अबू आजमी जी है, समाजवादी पार्टी के नेता है महाराष्ट्र के, उन्होंने क्या कहा कि इतने विधायक दे दो, फिर देखता हूँ कौन मुस्लिमों को बोलने से रुकता है, कौन मुस्लिमों को। मतलब अगर आपने विधायक बना दिए तो मुस्लिमों के आतंक को झेलना पड़ेगा, ये उनका नेता कह रहा है महाराष्ट्र में। और राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर उपस्थित है मंच पे, और वो एक बार भी नहीं कहते कि आप पोलराइजेशन कर रहे हैं, आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ठीक है। अशोक कुमार तिवारी साहब बतौर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़े हैं। तिवारी साहब, ये क्या हो रहा है? ये मतलब ये ऐसे जो बात हो रही है, सवाल उठ रहे हैं कि चलिए ठीक है, यूपी में तो समाजवादी पार्टी की लहर है तो आपने डिसाइड कर लिया, महाराष्ट्र में थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है। आपको लगता है ये जो पूरा खेल है वो खेल संवरेगा या फिर दिक्कत हो जाएगी, बिगड़ जाएगा? देखिए, पूरा का पूरा कोई खेल ऐसा है नहीं। हाँ, जो कुछ भी है वो आपसी सद्भाव से हमारा गठबंधन है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और उसमें कोई भी शक शुबा नहीं किया सकती। उत्तर प्रदेश में भी हमारा गठबंधन है और पूरे देश में है, राष्ट्रीय स्तर पर है। और इसमें कोई भी समस्या नहीं है कि एक जरा सा भी समस्या नहीं है। तो हम इंडिया गठबंधन में लड़ रहे हैं, इसकी लड़ाई तो है ही है। सवाल इस बात का कि भाजपा छटपटा रही है इस समय। हाँ। भाजपा के पेट में दर्द है कि इनके गठबंधन में दरार है, ये है वो है। ये सब भाजपा के साजिश है एक तरह से, जो बातें बोल रही है। अब भाजपा क्या कर रही है? बहराइच का आपने हाल देखा। बहराइच में बिल्कुल ही शासन व्यवस्था थी ही नहीं, वहां पर कोई सरकार थी ही नहीं, वहां पर कोई पुलिस थी ही नहीं। वहां पर जो जान गई है उसका बहुत दुख है, सभी को तकलीफ है। रामगोपाल मिश्रा की जो जान गई है उस पर सभी को तकलीफ है, क्योंकि वो ऐसा घटना ही ना होती। बिल्कुल, यदि प्रशासन पुलिस मुस्तैद रहता तो बिल्कुल नहीं होता। पर्याप्त पुलिस होती वहां पर तो वो जा ही न पाता झंडे तक पहुंच ही न पाता हो। और कोई जब ऐसा कांड होता ही नहीं तो कोई जान भी न जाती। आज जान माल सुरक्षित होता, न कानून को हाथ में लेता रामगोपाल, न उसकी न दूसरा पक्ष कानून को हाथ में, दोनों पक्षों ने कानून को हाथ में लिया। बिल्कुल, इन्होंने भी गलती की और उन्होंने भी गलती की। दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं। गलतियां मैं जब स्पष्ट कह रहा हूं कि दोनों तरफ से हुई हैं, लेकिन जो पहल हुई है रामपाल मिश्रा की तरफ से, ये पहल न हो पाती और ये इतनी बड़ी दुर्घटना बच जाती है। आज अगर पुलिस मुस्तैद होती तो पत्थर भी नहीं चल पाते। आज पुलिस के रहते कोई घटना न होती, शांतिपूर्ण तरीके से सारा कार्य संपन्न हो जाता। सारा उत्सव, सारा माहौल जो था, खुशी का माहौल था जो उत्सव का एक, वो खुशी के माहौल को गम के माहौल में न बदलता। ये जो कुछ भी हुआ है, ये भाजपा के जो पेट में दर्द है, जो भाजपा छटपटा रही है वोट के लिए इस समय, कि पिछड़ा दलित उसके हाथ से जा चुका है। पिछड़ा और दलित पूरी तरह से उसके हाथ जा चुका है। और अगले में भी लोग सोच रहे हैं, अगले में भी लोग चूंकि सर्विस तो पा ही नहीं रहे हैं, रोजगार भी नहीं कर पा रहे हैं। आज किसान किसानी नहीं कर पा रहा है। आज सारे के सारे लोग परेशान हैं इस शासन से, क्योंकि ये केवल ध्रुवीकरण चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम चाहते हैं खाली। और हिंदू मुस्लिम से जनता अब उब गई है। जनता अब चाहती है अमन चैन, सद्भाव, आपसी, और जो है रोजगार, पैसा कमाना चाहती है। आज जनता अपना पेट की रोजी रोटी से लेकर कपड़े भी चाहती है, अच्छी पढ़ाई भी चाहती है, शिक्षा भी चाहती है। शिक्षा का पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो गया है। शिक्षा कहीं से भी सरकारी स्कूलों में ठीक से चल नहीं पा रही है। आज स्वास्थ्य का हालत है कि लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। तो तिवारी साहब, अगर हाँ, ये तो चलिए जो है सो है, लेकिन अब जो उपचुनावों की बात है, आपको क्या लग रहा है? 5 तो पिछले बार आपके पास थी, हालांकि 9 ही सीटों पर अब चुनाव हो रहा है। 5 सीटें आपके पास थी, 7 पे आप इस बार अब कंटेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कैसी होने वाली है आपकी परफॉर्मेंस, और क्या हरियाणा में जो
इंडिया गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, उसमें मुख्यतः कांग्रेस ही प्ले कर रही थी, उसका कोई खामियाजा भुगतना होगा या फिर से पटरी पर गाड़ी दौड़ेगी? देखिए, हरियाणा से सबक लिया है। हाँ, हरियाणा के चुनाव ने एक सबक दिया है और पूरे इंडिया गठबंधन को सबक दिया है। कांग्रेस को तो दिया ही दिया है, पूरे इंडिया गठबंधन को दिया है। अब इंडिया गठबंधन में आगे जो भी चुनाव होंगे उसमें पर्याप्त विचार विमर्श के बाद ही तय किया जाएगा कि कौन कहां से लड़ेगा। सवाल इस बात क्या की है कि इसमें अगर ठीक से काम लिया होता कांग्रेस ने, कोई गलतियां ना की होती, तो आज वहां पर स्थिति दूसरी होती। आज वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार होती, वहां भाजपा बैकफुट पर थी, भाजपा हार रही थी। सारे सर्वेक्षण बता रहे थे कि भाजपा हार रही थी, सारे एग्जिट पोल बता रहे थे भाजपा हार रही थी। लेकिन भाजपा कैसे जीत गई? भाजपा इसलिए जीत गई, कांग्रेस ठीक से अपना मैनेजमेंट नहीं कर पाई, अपनी व्यवस्था नहीं कर पाई। आप अंदरूनी जो उसके अंदर काट चल रही थी, काट छांट चल रही थी, अंदरूनी काट छांट को दुरुस्त नहीं कर पाई, अपने सहयोगियों का साथ उतना नहीं ले पाई। इस पर मंथन कर रही है कांग्रेस भी मंथन कर रही है और इंडिया गठबंधन भी मंथन कर रहा है। इससे हमें सबक मिला है। हाँ, सबक मिला है। ये सहयोगी वाली बात आपने अच्छी उठाई है तिवारी साहब, और इसीलिए मैं तमजीद अहमद साहब के पास जाता हूँ। अहमद साहब, देखिए, अब हरियाणा में तो आपने आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन नहीं किया, आपसी रसाकशी तो थी और हम लोगों ने बात किया था, आपने भी कहा था कि अब तो मंथन करेंगे, तो मंथन अब पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया? क्योंकि महाराष्ट्र में और झारखंड में भी अब चुनाव है, 9 सीटों पर उपचुनाव है, यूपी में, तो इसमें वो पुरानी वाली कोई प्रॉब्लम त्रुटि नहीं आएगी क्या? इसका कोई सॉल्यूशन निकाला या अभी भी वही अकेला चलो रे? नहीं, निश्चित रूप से अगर हरियाणा की भी अगर आप बात करेंगे तो हरियाणा में भी अखिलेश यादव जी ने हमें समर्थन पत्र दिया था कि पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं। कहाँ पे कंफ्यूजन थी? आम आदमी पार्टी के साथ तो थोड़ा सा हो गया ना। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा कुछ सीटों पे, ठीक है, वो भी उनका अपना लोकतांत्रिक अधिकार 20 सीटों पर असर भी पड़ा है, 7.25% के आसपास वोट शेयर भी। मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कहीं पे भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का विरोध भी नहीं किया। वो भी इसी पक्ष में थे कि कांग्रेस पार्टी के, लेकिन ठीक है, लोकतंत्र के ऊपर तंत्र हावी हो गया, तंत्र जीत गया, लोकतंत्र हार गया हरियाणा के अंदर। ये किसी से छुपा नहीं है, ये सबको समझ में आ गया कि वहां की हार जीत कैसे हुई है, वो सब ओपन स्ट्रक्चर है। मैं बात करना चाह रहा था एक और बात में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने फिर से एक बार से सामाजिक ध्रुवीकरण करने का जो प्रयास किया, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान के बीच में पूरी डिबेट को बांटने का प्रयास किया, कुंठित प्रयास किया, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम लोग कहते हैं ना कि संविधान की ये हत्या कर रहे हैं, तो ये संविधान की हत्या करने वाली बात कर रहे हैं। ये सरकार में है और सरकार सबकी होती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी सरकार होती है, या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की सरकार होती है। जब संविधान की शपथ लेते हैं, योगी जी ने भी शपथ लिया है, मोदी जी ने भी शपथ लिया है, तो वो तो कह के शपथ लेते हैं कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, और यहाँ डिबेट में बैठ के खुला भेदभाव कर रहे हैं। तो जब हम लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हत्या करने का लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, वही प्रयास यहाँ पे ये कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक और क्रोनोलॉजी अगर आप समझेंगे, कहीं पे भी इस समय किसी भी राज्य में चुनाव होने की स्थिति होती है या कहीं पे भी चुनाव स्थिति होती है, पहले ये पूरी तरीके से सामाजिक समीकरण ये गड़बड़ा देते, कहीं दंगा होता है, कहीं फसाद होता है, कहीं लड़ाई होता है, कहीं झगड़ा होता है, उसके बाद चुनाव की शुरुआत होती है। मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। कभी आप किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बेटों को आपने देखा है कि वो दंगा करते नजर आते हैं? उनके सबके बेटे अमेरिका में पढ़ रहे होते हैं, ये दंगा करते नजर नहीं आते। और दंगा जहां भी होता है, भारतीय जनता पार्टी वहां रोटी सेकने निकल पड़ती है। वहां पे ये पानी डालने से ज्यादा वहां ये आग लगाने का काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सरकार आपकी है, विफलता आपकी है, पूरी तरीके से आप डिरेल हो गए, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। उसके बाद आप हिंदू मुसलमान के नाम पे आप आके वोट मांगेंगे। ठीक है, ओके, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, ओके, क्विक बातें करते हुए कि टीवी डिबेट। ठीक है अहमद साहब, क्विक क्लोजिंग कमेंट मिश्रा साहब आपके पास भी आते हुए, अब आपको क्या लग रहा है कि आपने तो खैर एक चीज अच्छा है कि आप सबको समझा देते हैं। बताइए, निषाद पार्टी को इस बार सीट नहीं मिली, महाराष्ट्र में भी फॉर्मूला लगभग तय ही है, और अब आप प्रॉपर तरीके से चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको आउटकम क्या कुछ समझ में आ रहा है पार्टी वाइज? देखिए कुणाल भाई, पहली बात तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को एक चीज स्पष्ट कर दूं, तंजीम अहमद जी, आप पहले संवैधानिक प्रक्रिया को पढ़िए। शपथ नहीं होती संविधान की, संविधान का प्रतिज्ञान होता है, शपथ ईश्वर की होती है। किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मैं संविधान का प्रतिज्ञान करता हूँ, जिसने भी शपथ ली उसने कहा मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। तो पहले संवैधानिक प्रक्रिया जो है, तो आप मैं आपके बीच में नहीं बोला था, शांत रहिए, ठीक है? जो नहीं पता आपको, इसको स्वीकार करिए कि आपको नहीं पता है।
ठीक है, उसको स्वीकार करें। ठीक है मिश्रा अब साहब देखिए बोलिए। उन्होंने अब फिर आप बीच में कूद जा रहे हैं ठीक भाई। है, एक आप इसी तरह कूदते रहिए। ठीक है कुणाल जी ठीक है अहमद साहब, हाँ बोलिए। किसी की हत्या हो, किसी की कुणाल जी, जो चीज नहीं पता उसको स्वीकार करने में दिक्कत क्या है ठीक भाई? है, ओके। जो चीज नहीं पता उसको स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? मैंने आपको कुछ तंग नहीं करता, मैंने आपको चलिए ठीक है, आप क्यों आग लगा इस रहे हैं वाद समाज में? विवाद में वोट तो के खैर लिए बात आप नहीं हो आग पाएगी, क्यों लेकिन लगा हम रहे हैं? समझ गए आप तीनों खास मेहमान का बेहद शुक्रिया। वक्त की कमी है, पाबंदी है और इसलिए हमें इसे अब यहीं पर कंप्लीट करना होगा। लेकिन आप तीनों ने एक बात कही है कि चुनाव के रास्ते अब राज्य निकल चले हैं और कौन इसमें बाजी मारता है यह वक्त बताएगा। वक्त भी कमी है, जनता को अपना मन बनाना है, चुनाव प्रचार सब कुछ तेज गति से चल रहा है। कौन से मुद्दे हावी होते हैं, कौन प्रभावी, यह देखना दिलचस्प होगा। इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।